बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं कवर की थी, मैंने छोड़ दी थी जानबूझ करके ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। इसमें मैं वो सारी डिटेल्स कवर करना चाहता हूँ। 3 से 4 पॉइंट्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, चाइना क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है इंडिया के ऊपर। दूसरी चीज, इंडिया कितना डिफेंसिव हो सकता है और कब रेड लाइन ड्रा करेगा इंडिया और जिसके बाद वो ऑफेंसिव पे जाएगा। तीसरी चीज, वेस्टर्न ममालिक यूरोपियन यूनियन, रशिया और अमेरिका किस हद तक इंटरवीन करेंगे इस सारे सिनेरियो में। चौथी चीज, पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है इस सारे क्राइसिस में और पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस तमाम सिनेरियो में। और पांचवी चीज, क्या चाइना कश्मीर को आजाद करवा के देगा, क्या कश्मीरियों को ये उम्मीदें चाइना से लगा देनी चाहिए या नहीं। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं सारी की सारी चीजें। सबसे पहली चीज, चाइना क्यों इतना ऑफेंसिव हो रहा है यहाँ पर। चाइना इसलिए ऑफेंसिव हो रहा है यहाँ पर क्योंकि चाइना इंडिया से कंप्लायंस चाहता है। चाइना इंडिया के कुछ पॉलिसी पैरामीटर्स पे कंप्लायंस चाहता है, जैसे इंडिया को फोर्स करना चाहता है कि आप कोर्ट से निकल जाएं, आप अमेरिका के साथ अपने बिजनेस रिलेशन रखें, ट्रेड रिलेशन रखें, लेकिन इस तरह के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हमारे खिलाफ ना बनाइए, हमें कंटेनमेंट करने की कोशिश न कीजिए। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर एक अलग सी थिंकिंग है और इंडिया के अंदर भी ये थिंकिंग पाई जाती है कि चाइना को गुस्सा है, इंडिया ने 5 अगस्त को यूनिलेटरली लद्दाख का स्टेटस चेंज किया था, जिससे इंडिया की और चाइना की टेरिटोरियल कन्फ्रंटेशन बढ़ गई है और टेरिटोरियल लीगल स्टेटस बदलने से चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया है इंडिया से। ये थ्योरी किसी हद तक सही है और किसी हद तक ये भी चाइनीज के अंदर थिंकिंग होगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस थ्योरी का कुछ ज्यादा लेना देना है इससे। चाइना मोर और लेस बस इंडिया से कुछ सुनना चाहता है, यानी इंडिया से कुछ पॉलिसी ऑप्शंस पे कंप्लायंस चाहता है अपने लिए। वो कंप्लायंस क्या है कि क्वाड का हिस्सा नहीं बनोगे, किसी भी ऐसे अलायंस में नहीं जाओगे जो एंटी चाइना होगा, यहाँ पर स्ट्रेट अवे बिजनेस रिलेशन रखोगे, यहाँ आप हमारे साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करोगे, यहाँ आप वेस्टर्न ममालिक के साथ करोगे। और इंडिया की यूं समझ ले सॉवरेनिटी या पॉलिसी मेकिंग की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज में आ रही है यहाँ पर। अब चाइना इतना अग्रेसिव हुआ है और किस हद तक चाइना जा सकता है ये भी देखना पड़ेगा। चाइना सबसे पहली चीज इस वक्त मैक्सिमम इंगेज रखेगा इंडिया को। अगर यहाँ से घुसा है, जैसे उत्तराखंड से, फिर डोकलाम से घुसाएगा, फिर लद्दाख से घुसाएगा, फिर पिंगयोंग लेक से घुसाएगा, यहाँ वहाँ जिधर चाइना को स्पेस मिलेगा चाइना इंडिया को एंगेज करेगा। इस कंटिन्यूअस और प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट से चाइना को क्या फायदा होगा। चाइना ने बहुत पहले ही, तकरीबन 20 साल पहले ही 2 लाख के करीब सारे ट्रूप्स यहाँ पर ट्रेन कर दिए थे इसी रीजन में, और उनको एक्लिमेटाइज भी कर दिया, उनको इक्विपमेंट भी दे दी, उनके बेसेस भी बना दिए थे, उनके इक्विपमेंट और वो सारी चीजें वहां की कंडीशंस के हिसाब से उसने सारी ट्रेन कर दी थी। और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो सबसे ज्यादा तेज है, ये हम सबको पता है। और चाइना के पास पैसा भी बहुत है और वो बड़ी आसानी से यहाँ पर और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज को चाहिए वो यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। सो जैसे ही चाइनीज यहाँ पर सब कुछ बिल्डअप करके बैठ गए हैं तो इंडिया के पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, यूं समझ ले जीरो है। पत्थरों से जोड़ जोड़ कर इनको यहाँ पर रास्ते बनाने पड़ेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की प्रीवियस सारा अटेंशन पाकिस्तान की तरफ था, डिप्लॉयमेंट्स भी पाकिस्तान की तरफ थी, डॉक्ट्रिन्स, वार स्ट्रेटेजीज, सारे काउंटर इंसर्जेंसी चैलेंजेस सारे पाकिस्तान के हवाले से थे। सो ये सारी डॉक्ट्रिन उनकी वहां पर थी पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पर इनको सारी चीज रीडिप्लॉय करनी पड़ेगी, रीबिल्ड करनी पड़ेगी, रीडॉक्ट्रिनेट करनी पड़ेगी, पूरा पेपर वर्क भी करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा और भी बहुत सारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी। पर मसला यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मसला होता है इंडिया के बजटरी कंस्ट्रेंट। इंडिया के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतना बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जितना बड़ा चाइना बना सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना ले तो इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर उस तरह की मॉडर्नाइजेशन कर सके अपनी आर्मी की जो वो करना चाहता है। अगर इंडिया ने तो बहुत सारा पैसा अपनी नेवी पे खर्च किया हुआ है, लेकिन इंडिया को अब जो चैलेंज आ रहा है वो तो लैंड बेस्ड चैलेंज है। इंडिया बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है अपनी नेवी के ऊपर, अब लैंड बेस्ड चैलेंज है। अब यहाँ पर कैसे वो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेगा। इंडिया के पास सिर्फ एक ही माउंटेन कोर है जो आपकी लद्दाख में पड़ती है, जिसको ट्रेन किया हुआ है इंडिया ने, और वो सियाचिन में भी डिप्लॉयड होती है, वो कारगिल की तरफ भी होती है, वो लद्दाख में भी होती है, और वो लद्दाख से ऊपर जो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन एरिया है वहां पर डिप्लॉयड होती है, वो एक्लिमेटाइज भी है वहां के हिसाब से। उस कोर के अंदर तकरीबन इंडिया के जो मोर और लेस सोल्जर्स हैं वो है 30,000 और 75,000 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट खरीद कर दिया था इंडिया ने उस माउंटेन डिवीजन को या कोर के लिए आप। लेकिन वो भी किसी काम की नहीं आई, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी होती तो इन्हें बिहार से रेजिमेंट बुलाकर वहां नहीं भेजना पड़ता। सो इतना चाइना इस सिनेरियो को खींचेगा और इंडिया को उतनी ही पावर पैरेलल में दिखानी पड़ेगी, फिर इंडिया होगा ड्रेन और थक जाएगा और इंडिया को महसूस भी हो रहा है। यहाँ पर यह हालत थी इंडियंस ने पाकिस्तान के
साथ सीज फायर वायलेशन करते 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 इतने थक गए थे इंडियन कि इंडियंस कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है कि आर्टिलरी के शेल खरीद सके जो पाकिस्तान को मार सके, क्योंकि इंडियंस को काफी ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा था। जैसे ही चाइना ने वो फ्रंट खोला, ये यहाँ पर आए पाकिस्तान को घर बैठकर सीज फायर देकर चले गए कि हम आपके साथ भाई दोस्ती करते हैं, सीज फायर करते हैं, आप हमारे साथ पंगा ना करें, हम वहां पर जा रहे हैं। वजह ये थी कि वो डबल टाइम पर वहां पर जा ही नहीं सकते थे। इंडियन ट्रेजरी कोविड के दौरान 500 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकती थी इंडियन ट्रूप्स को, जिनको रैपिडली मोबिलाइज होना था लद्दाख के करीब। 500 करोड़ रुपए तक का बजट नहीं था। अब यहाँ पर चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया को थकाएगा। अब क्या इंडिया कितने सारे ट्रूप्स यहाँ से निकाल कर वहां शिफ्ट कर सकता है? वो 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ भी 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री है, और अगर आप समंदर भी मिला ले, जितना इंडिया का समंदर ले, तकरीबन ये जाकर बन जाती है 7,000, 8,000, 9,000 किलोमीटर के करीब एरिया बन जाता है। 9,000 किलोमीटर का एरिया 20 लाख की फौज कैसे संभाल सकती है? कोई इमेजिन कर सकता है? नामुमकिन सी बात है। सो इंडिया के पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड है, इंडिया के रिसोर्सेज भी रिस्ट्रेंड है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। यहाँ इंडिया ये कर सकता है कि जहाँ वहां पर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज करे और उनका खर्चा बर्दाश्त करे। यहाँ इंडिया अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकता है। अगर इंडिया अपने ट्रूप्स को वहां पर मोबिलाइज करके वहां पर खड़ा करेगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तो इंडिया अपनी आर्मी को मोबिलाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बजट बता देता हूँ, $57 बिलियन इंडियन आर्मी का बजट है। उसमें से आधा जाता है एयरफोर्स को, आधा जाता है आपकी नेवी को, और बाकी बचता है आपकी आर्मी के लिए। आर्मी के बजट में से बहुत सारी पैसे जाते हैं सैलरीज पर, उसके बाद पैसे जाते हैं इनकी पेंशन्स पर, पेंशन्स के बाद बकाया जो थोड़ा बहुत बजट बचता है वो ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जैसे पेट्रोल वगैरह, खाना पीना, राशन वगैरह खरीदने में वहां पर चला जाता है। इनकी डेवलपमेंट के लिए तो बजट ही $5 से $6 बिलियन मुश्किल से बचता है, और वो भी इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसे दिए जाते हैं। सो यहाँ ये डेवलप कर सकते हैं, यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनेगा, इसके लिए इंडिया को 10 साल लग जाएंगे। अगर 10 साल में इंडिया वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लेता है, तो कौन गारंटी करता है कि पाकिस्तान बॉर्डर से छेड़खानी नहीं करेगा? इंडिया ने वहां के लिए सारी डॉक्ट्रिन्स तैयार कर ली, वहां डिप्लॉयमेंट कर दी, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी लिया। फिर पाकिस्तान अगर यहाँ से ठोक दे तो 2 फ्रंट वॉर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया जीत सके। सो इस तरह की सिचुएशंस में इंडिया बहुत ही वनरेबल है यहाँ पर। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। अमेरिका, क्वाड और ये वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक इंडिया की कितनी मदद करने के लिए आएंगे? इंडिया की कोई मदद करने को नहीं आएगा। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, आज भी, कल भी, जब भी चाहिए केले। वेस्टर्न ममालिक इंडिया को यूज करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में, जब तक वेस्टर्न ममालिक का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता। वेस्टर्न ममालिक का इंटरेस्ट ये है कि चाइना कंप्लायंस करे उनके साथ, जैसे चाइना चाहता है इंडिया कंप्लायंस करे चाइना के साथ, वैसे ही वेस्टर्न चाहते हैं कि चाइना कंप्लायंस करे वेस्टर्न ममालिक के साथ। जैसे ही चाइना ने वेस्टर्न ममालिक के साथ कंप्लायंस कर दी, ये यहाँ पर फेंक कर इंडिया को चले जाएंगे, जैसे अशरफ गनी को फेंक कर चले गए। सो इसी तरह की कंप्लायंस ही करते हैं स्टेट। अब जब भी चाइना कंप्लायंस शो कर देगा वेस्टर्न ममालिक को, वेस्ट कहेगा चाइना तो हमारा दोस्त है, फिर इंडिया का क्या होगा? फिर इंडिया को ठोके। सो यहाँ पर वही कंप्लायंस का इशू है। अगर जयशंकर को पॉलिसी बनाने दी जाती और मोदी जैसे गधे को ईगो के चक्कर में ना पड़ता, तो जयशंकर बड़ी अच्छे से पॉलिसी बना सकता था। मुझे तो किसी वक्त में ये लगा था कि जयशंकर जितने विजिट्स कर रहा था चाइना के, मुझे ये लगने लगा था कि चाइना एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दे ही देगा 1-2 दिन में। और जयशंकर के विजिट थे कि 27 फरवरी को चाइना ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत भी नहीं की थी, क्योंकि जयशंकर बार बार चाइना जा रहा था और बार बार कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर रहा था। फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने झुका दिया हिंदुत्व के चक्कर में, और फॉरेन ऑफिस कर रही है हिंदुत्व के चक्कर। अब देखो भुगतो। मोदी जिसे चाय बेचना भी नहीं आता, आपने उसको फॉरेन पॉलिसी पकड़ा दी, और फिर देखो इंडिया के साथ क्या आशर नशर कर रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान को सीधी सीधी बात है, हमने 1962 से फायदा नहीं उठाया था, अब हमारे पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जितनी ज्यादा इंडिया यहाँ से डिप्लॉयमेंट करेगा वहां पर, यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में गैप आएंगे। इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के गैप को हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल थ्रेट्स दोनों में यूज कर सकते हैं, यानी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान मजे से यूज कर सकता है। यहाँ पर अब इन्फिल्ट्रेशन भी कर सकता है, और इंडिया की काउंटर इंसर्जेंसी वगैरह भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, जिससे कश्मीर काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जैसे ही इंसर्जेंसी में मरना शुरू होंगे, इंडियन आर्मी का मोरल और गिरता जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि जैसे ही इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हंट डाउन होते हैं या मरते हैं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, इनकी ऑफिस की रैंक एंड फाइल हिल जाती है। पूरे के पूरे ऑफिसर्स मतलब खुद को बचाने के लिए चक्कर में लग जाते हैं, बजाय कि अपने ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस कर सके। सो यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे इंडियन डिफेंस लाइन थिन होती जाएगी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को एक वनरेबिलिटी सीख करके एक मेजर स्केल की वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए 2025 तक। अराउंड 2025 तक हमारे पास एयरफोर्स भी एक अलग ही लेवल की होगी। हमारे पास 2 से 3 स्क्वाड्रन J-17 ब्लॉक 3 की आ जाएंगी। तब तक इंडियंस के पास राफेल
राफेल के इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे और हमारी सेम मिसाइल्स जो तुर्की में बन रही है, अगर हमने वो डील स्ट्राइक कर ली तो हमारे पास जो इक्विपमेंट चाहिए यहाँ से लड़ने के लिए वो काफी ज्यादा होगा। तब तक अफगानिस्तान भी स्टेबलाइज हो चुका होगा। सो इन्फेंट्री वाइज और कन्वेंशनल वार वाइज हम काफी सुपीरियर हो चुके होंगे इंडियंस के ऊपर। और उस वक्त तक अगर चाइना बड़ा हॉस्टाइल हो चुका होगा इंडिया की तरफ तो इंडिया की खैर नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरे फ्रंट से इंडिया बड़ी आराम से हिट खा सकता है। अब जी लास्ट पॉइंट जो बहुत सारे लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर पे हमारे कश्मीरी बहन और भाई, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना आया है यहाँ पर और चाइना हमारी मदद को आया है। ये भी हकीकत नहीं है। ना पाकिस्तान आपकी मदद करता है, ना हिंदुस्तान, ना चाइना। बस क्या करें, आपकी किस्मत ही कुछ ऐसी बन गई है और हालात आपके सियासतदानों ने आपके लिए ऐसे बना दिए। अगर आपके बुजुर्ग उस वक्त लड़ते 1948 के टाइम पे तो ये हालात ना बनते, 1965 में भी लड़ लेते तो ये हालात ना बनते। जब वक्त था लड़ने का तो वो लड़े नहीं, तब चुप हो गए और अब देखो अपनी जनरेशन को कहां पर फेंक कर चले गए। सो अगर आप में से कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि चाइना आपके लिए आया है, आपकी मदद कर रहा है और हिंदुस्तान को दबाएगा, नहीं, चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए आया है। ये एक सीधी और वाज़ेह हकीकत है। पाकिस्तान के वो जितनी कमिटमेंट आपके साथ शो करनी चाहिए थी वो हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने और हमारी एलीट ने वो नहीं शो की, ना हम उतनी कैपेसिटी भी रखते हैं। हकीकत ये है कि हमारी मिलिट्री बहुत ज्यादा एंगेज हो गई थी सिविलियन मैटर्स में और जिसकी वजह से हम वो पावर लेवल या वो नेशनल पावर डेवलप ही नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम इंडिया के लिए वो थ्रेट बन सकते। अब हमारी पोजीशन ये है कि हम इंडिया के लिए एक ऑफेंसिव चैलेंज है, डिफेंसिव नहीं। डिफेंसिव वाइज अगर हम चैलेंज होते तो इंडिया कभी भी कश्मीर पर इस तरह के यूनिलेटरल एक्शंस नहीं लेता। सो अगर कोई ये समझ रहा है कि चाइना उनकी मदद के लिए आया, नहीं, चाइना इंडिया से कंप्लायंस सीख करने के लिए आया। इंडिया को तब तक चाइना दबाएगा, हरेस करता रहेगा पूरे 3500 किलोमीटर के बॉर्डर पर जब तक इंडिया उन कंडीशंस पर एग्री नहीं करता जो चाइना चाहता है। और उन कंडीशंस में कोई भी एक ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसमें कश्मीर की आजादी हो, जिसमें लद्दाख की आजादी हो, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट की सेटलमेंट हो। उन तमाम तर कंडीशंस में सिर्फ ये साउथ चाइना सी कॉड और अमेरिका से दूर रहो, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ना बढ़ाओ। बाकी ये बॉर्डर मैनेजमेंट भी चाइनीज को कुछ परवाह नहीं है, ये आपके लद्दाख की भी चाइनीज को कुछ परवाह नहीं है, कश्मीर की तो वैसे ही नहीं है। सो अगर कोई कश्मीरी ये उम्मीद लगा कर बैठा है तो मेहरबानी करके ये उम्मीद ना लगाए, आपका उम्मीदें टूट जाएंगी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को अपना नेशनल पावर बिल्ड करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर बहुत ज्यादा मसल्स बना लेता है तो फिर मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में विद इन 10 to 15 ईयर्स पाकिस्तान उतनी पावर बना लेगा जिससे इंडिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो, जिससे इंडिया को ये महसूस होना शुरू हो जाए कि इंडिया की ज्योग्राफी पाकिस्तान बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच।